स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गिटार्स कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में, जिसमें अभी करंटली चला हुआ है DSSB फीमेल PGT कॉमर्स जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर 15 क्वेश्चन सीरीज़ के साथ। आज की 6th वीडियो है। आज हम करेंगे 76 से लेके 90 तक के क्वेश्चंस, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो पीछे वाले क्वेश्चन से ज़रूर रिलेट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वाली वीडियो देखने से पहले आप पीछे वाली वीडियोस देखिए, क्योंकि कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो पहले आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम उसको स्पीडली करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको पूरा एक्सप्लेन में भी करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, वो बिल्कुल कॉस्ट फ्री है। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करने से आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगी। और एक और चैनल है मेरा स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम, जिसमें प्लस टू कॉमर्स के बच्चों के लिए बोर्ड के क्वेश्चन जो है वो करवाए जाते हैं। अभी दिल्ली बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर थे उसके 1 मार्क के क्वेश्चंस हमने करवाए हैं। अगर आप वो क्वेश्चंस भी देखना चाहते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कॉमर्स फील्ड से कुछ भी आ सकता है, तो आप उस चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं और इस पे भी कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर एस्टेट वाले पेपर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करिए, वहाँ से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। और इस पेपर के नोट्स आपको 180 क्वेश्चंस पूरा करने के बाद टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। लेकिन वीडियोज़ देखते रहिए साथ साथ, ठीक है। करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हु अमंग द फॉलोइंग गिव द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमने अभी रिसेंटली पीछे वाली प्रीवियस वीडियो में ही हमने किया है, वहाँ पे सारी जो थ्योरीज थी वो सारी की हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा कंपैरेटिव एडवांटेजेस थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज किसने दी है, ये डेविड रिकार्डो ने दी। और बाकी की जो थ्योरीज थी वो भी सारी करी थी एडम स्मिथ ने दी ऑब्सोलीट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। और वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 में इस क्वेश्चन का आंसर ही ये था एडम स्मिथ। नेट में भी एक वाला क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था वहाँ पे भी कि ऑब्सोलीट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी किसने दी, एडम स्मिथ ने दी। रेमंड वर्नर ने कौन सी दिया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। माइकल पोर्टर ने दी पोर्टर्स डिमांड थ्योरी या नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस थ्योरी। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पीछे वाली वीडियोस भी देखें साथ साथ, क्योंकि जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है क्वेश्चन को विद ऑप्शंस के साथ फुली डिटेल में करवाया जाता है, ताकि एक क्वेश्चन पेपर करने से ही आपको इतना लगने लगेगा कि आपको बहुत कुछ आता है पेपर में, ठीक है। क्योंकि फ़र्क होता है, एक तो खाली आंसर के साथ हम पीछे वाले क्वेश्चन करें और एक विद ऑप्शन के साथ डिटेल में जाके करें तो अच्छी तैयारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय। कि म्यूचुअल फंड्स को कौन रेगुलेट करता है, सेबी को। ये जो ब्लैक पेन से लिखा गया है वो एक्स्ट्रा नोट्स तैयार किए गए हैं, जो ब्लू पेन है वो यहाँ ऑप्शन जो पेपर में दिए गए थे। म्यूचुअल फंड इंडिया में कौन रेगुलेट करता है, सेबी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म भी पेपर में बहुत बार आती है। सिडबी की क्या फुल फॉर्म हो जाएगी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी किसके ऊपर कंट्रोल करती है, जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ की जो भी परचेज और सेल होती है उसके ऊपर, ठीक है। सेबी एंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड इज एन ओपन एंड प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं। दैट पूल्स मनी, पूल्स मतलब इकट्ठे करते हैं मनी, कहाँ से, फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर्स टू परचेज सिक्योरिटीज़ को जो लोग परचेज करते हैं, जैसे शेयर डिबेंचर वगैरह। और इसके ऊपर कौन कंट्रोल करता है, सेबी हमारा कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी पेपर में 59 और 61 क्वेश्चन से जो है रिलेट करता है। हार्थन स्टडीज़ इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ विच स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है। जिसने पीछे वाली वीडियोस देख ली हैं वो यहाँ फटाफट से बता देगा ह्यूमन रिलेशंस, क्योंकि हार्थन स्टडीज़ जो किसने की थी, ये हमारे एल्टन मेयो ने किए थे। न्यू क्लासिकल अप्रोच भी जिन्हें बोला जाता है। देखिए 59 क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग गिव द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस की कंसेप्ट किसने दी है, एल्टन मेयो ने दी। और अभी जो क्वेश्चन था वो क्या था कि भाई ये जो हमारे हार्थन स्टडीज़ थे वो किससे रिलेट करते हैं, ह्यूमन रिलेशन से। तो यहाँ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को और क्या कहा जाता है, न्यू क्लासिकल अप्रोच या क्लिनिकल अप्रोच भी कहा जाता है। 1930 के अराउंड आई थी ये। और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच वॉज फाउंडेड बाय सोशियोलॉजिस्ट जॉर्ज एल्टन मेयो इन द
1930s फॉलोइंग ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट नोन एज द हार्थन स्टडीज। अब एक छोटे से पैरे में ही सारे क्वेश्चंस के आंसर आ गए हैं। विच फोकस ऑन एक्सप्लोरिंग द लिंक बिटवीन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी, की एम्प्लॉय को जितना अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाएगा वो प्रोडक्टिविटी पे उतना ही फोकस कर पाएगा, प्रोडक्टिविटी में हमारी इंक्रीज होगी हमारी प्रोडक्टिविटी। और 71 क्वेश्चन क्या है, हार्थन स्टडीज इज रिलेटेड टू द एंड डेवलपमेंट ऑफ विच स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ह्यूमन रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखिए तीसरी थ्योरी आई है, इंटरनेशनल ट्रेड की तीसरी थ्योरी आई है। मैंने सारी ही थ्योरीज कराई हैं पीछे वाली वीडियो में। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में आई कि एडम स्मिथ ने कौन सी दी, ऑब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी। अभी करा हमने 76 क्वेश्चन, उसमें कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी किसने दी, डेविड रिकार्डो ने दी। और अभी नेक्स्ट हमारी थर्ड थ्योरी आ गई है, ये फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी किसने दी, हेक्सर ओहली ने दी। ठीक है, जो अदर ऑप्शन है देखिए, डेविड रिकार्डो ने अभी 76 क्वेश्चन हमने कराए, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। जे.एस. मिल ने कौन सी दी है, इन्होंने दिया द एथिकल थ्योरी दी है, जॉन स्टार्ट मिल, इनका नाम है जे.एस. मिल, जॉन स्टार्ट मिल 18, ये इनका जो है वो लाइफ टाइम दिया गया है। और सी.पी. किंडलेबर्गर्स ने दी है, चार्ल्स-पूर इनका नाम है, हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी। तो सारी ही थ्योरी याद रखनी जरूरी है, जो अदर ऑप्शंस में आई है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ज्वाइनिंग IMF ईच मेंबर इज असाइंड ए कोटा इन स्पेशल रैंक राइट्स कोरस्पॉन्डिंग टू इट्स। देखो IMF को ज्वाइन करते टाइम हर मेंबर को, इनकी हर जो कंट्री मेंबर है उन्हें एक कोटा जो है वो अपना डिसाइड किया जाता है, हर एक देश का कोटा। वो कोटा कैसे डिसाइड किया जाता है, रिलेटिव पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में उस देश की जो पोजीशन है ना, उसके हिसाब से उनका कोटा जो है वो डिसाइड किया जाता है। इससे पहले इसी पेपर में क्वेश्चन आया कि SDR को क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है पेपर गोल्ड। और आप पीछे वाली वीडियोस देखेंगे कि मैंने SDR भी आपको अच्छे से कराया कि SDR होता क्या है। ये करेंसी नहीं होती, लेकिन करेंसी की तरह ही इन्हें ट्रीट किया जाता है। जैसे शेयर की वैल्यू अप डाउन होती जाती है, इसी तरह SDR की भी वैल्यूज जो अप डाउन होती है। तो ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि IMF को ज्वाइन करते टाइम हर देश का जो कोटा डिसाइड किया जाता है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, रिलेटिव पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड कैश फ्लोज कैन बी क्लासिफाइड इनटू, कैश फ्लो को कैसे कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है। +2 का क्वेश्चन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, इन तीनों तरह की एक्टिविटी में कैश का जो इनफ्लो और आउटफ्लो है उसको देखा जाता है, और वहाँ नेट कैश इनफ्लोज निकाला जाता है, नेट कैश एंड कैश इंक्रीज डिक्रीज हमें देखा जाता है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉन्सेप्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी लिक्विडेटेड और सोल्ड आउट। देखिए एक ऐसे कॉन्सेप्ट जिसमें ये देखा जाए कि जो बिजनेस एंटरप्राइज है, जो भी हमारी फर्म है, विल नॉट बी लिक्विडेटेड और सोल्ड आउट इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज, कि भविष्य में, निकट भविष्य में जो भी फर्म है, बिजनेस एंटरप्राइज है, उसको उसका परिसमापन नहीं किया जाएगा या उसे नहीं बेचा जाएगा। ये कौन सी कॉन्सेप्ट मानती है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मानती है कि हर साल इसी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये मानती है कि व्यवसाय जो है वो लगातार चलते रहने वाला है, और इसीलिए हर साल जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इन सब के बैलेंस ये जो है ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, और ये बैलेंस को आगे लेके जाया जाता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अनुसार ही। बाकी कंसेप्ट क्या है, बिजनेस एंटिटी क्या मानती है कि ओनर और जो भी कंपनी है उन दोनों का जो स्वामित्व है ना वो अलग अलग है। इसी हिसाब से जब भी कोई लेन देन किए जाते हैं तो वो कंपनी के नाम से किए जाते हैं, ना कि ओनर के नाम से। मैचिंग कॉन्सेप्ट मानती है कि जिस टाइम पीरियड की हमने एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड किया है उसी टाइम पीरियड की इनकम को भी रिकॉर्ड करना चाहिए, या इनकम को रिकॉर्ड किया है तो हमें एक्सपेंडिचर को भी रिकॉर्ड करना चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये हमारी एक्रूअल बेसिस के ऊपर बेस होती है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, अकाउंटिंग रखने के 2 बेस है, एक कैश बेसिस और एक एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में सिर्फ कैश को ध्यान में रखा जाता है कि कैश में जो भी आया, चाहे इस साल का, पिछले साल का, अगले साल का, सारा रिकॉर्ड कर लो। लेकिन एक्रूअल बेसिस में देखा जाता है कि जिस टाइम पीरियड के हम अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं उसी टाइम पीरियड के एक्सपेंडिचर और उसी टाइम पीरियड की इनकम्स को ध्यान में रखा जाता है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में ये ध्यान रखा जाता है। नन ऑफ दिस नेक्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 क्वेश्चन, 2 की एस्पेक्ट्स ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट आर, किसी भी चीज़ में विनियोग जब हम करते हैं तो 2 पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। कौन से 2 पहलुओं का, देखिए सबसे पहला होता है टाइम, कि जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो कितने समय के लिए की जा रही है, और दूसरा होता है रिस्क, जो उसके अंदर जोखिम कितना है। दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि एक इन्वेस्टमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं
तो ये 2 की एस्पेक्ट कही जाती है इन्वेस्टमेंट की, टाइम एंड रिस्क। नेक्स्ट देखिए, पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो शोज रिलेशनशिप बिटवीन। पीवी रेशो जो है वो किसका रिलेशनशिप शो करता है? कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स का। फॉर्मूला ही इसका ये पीवी रेशो का, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो किस किस का आ गया? कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स का। तो अदर ऑप्शंस पे जाने का फायदा ही नहीं है। अदर ऑप्शंस में है कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड सेल। तो हम चले जाएंगे कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following does not included the right of consumer as per Consumer Protection Act 1986? अभी तक इस पेपर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ये जो सेकंड क्वेश्चन आया है, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का राइट कौन सा नहीं है? राइट टू बी प्रेजेंटेड, क्या प्रस्तुतिकरण का कोई अधिकार नहीं है कंज्यूमर्स को, बाकी सारे अधिकार मिले हुए हैं, बाकी सारे राइट्स हैं कंज्यूमर के पास। राइट टू सेफ्टी, इनकी अपने आप को सेफ रखने का अधिकार, राइट टू बी हेयर्ड, उन्हें अपनी सुनवाई करने का अधिकार है, यानी कि वो अपनी सुनवाई कर सकते हैं आगे। राइट टू चूज, चुनने का अधिकार होता है ये। और ये जितने भी राइट्स हैं वो कहाँ पे दिखाए गए हैं? अंडर सेक्शन 6 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। राइट टू सेफ्टी, ये जो हमारे 6 राइट्स हैं वो दिखाए गए हैं। राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, सेफ्टी हमारा ऑप्शन में आया है। राइट टू चूज़ भी ऑप्शन में दिया गया था। राइट टू बी हियर्ड भी ये हमारा ऑप्शन में दिया गया था। राइट टू रिड्रेसल, यानी कि निवारण का, अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो उन्हें जो उनकी शिकायतें हैं वो निवारण का, वो सुलझाने का पूरा पूरा अधिकार है उन्हें। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, उन्हें उपभोक्ता शिक्षा पाने का भी पूरा अधिकार है कि एज ए कंज्यूमर उन्हें कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द काउजेज फॉर डिफरेंस बिटवीन। जो एक बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो बनाई जाती है वो कौन से कारणों को पता करने के लिए बनाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड द पासबुक। सेकेंड है द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। थर्ड है द बैलेंस एज पर कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक। और डी है बोथ द बैलेंसेज एज पर ए एंड सी, यानी कि बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड द पासबुक एंड कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड द पासबुक। अब आप खुद देखिए कि भाई कौन सा ऑप्शन ठीक है। हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड द पासबुक। बैंक के पास जो पासबुक है और कंपनी के पास जो कैश बुक है उसके बैंक कॉलम को हम मैच इट करते हैं अपनी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में। सेकंड ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो जाता है क्योंकि वो कैश बुक के दोनों कॉलम को मैच कर है, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। सी ऑप्शन में क्या कर रहा है? कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, कैश कॉलम को तो मैच करते ही नहीं है, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब ये दोनों ऑप्शन जब खत्म हो गए तो सी इसमें आया है डी में, तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। ए ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे, बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड द पासबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 87 क्वेश्चन, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, जब शेयर्स को अपहरण किया जाता है, अंशों का जब अपहरण किया जाता है, शेयर्स को फॉरफिटेड किया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। शेयर कैपिटल अकाउंट को किससे डेबिट किया जाता है? सभी को पता होगा, कॉल्ड अप कैपिटल से डेबिट किया जाता है, यानी कि फॉरफीचर के टाइम तक कंपनी ने जितने रुपए मंगाए हैं वो सारे कंपनी क्या कर लेती है? जब्त कर लेती है, फॉरफिटेड कर लेती है। तो कॉल्ड अप कैपिटल हम यहाँ पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, वो उसमें कौन सी विशेषता नहीं होती है? ठीक है, नहीं होती है। समझने योग्य, अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है, रेलिवेंस होती है, संगतता, ये प्रोफिशिएंसी नहीं होती। बाकी रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए उनके अंदर, विश्वसनीयता होनी चाहिए, संगतता होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में नहीं, ये एक अकाउंटेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। ये अकाउंटेंट में होगी तभी तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में आएगी ना, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ए पार्टनरशिप केम इनटू एक्सिस्टेंस ओनली बाय सम एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। जो एक पार्टनरशिप होती है वो अस्तित्व में आती है सिर्फ कुछ समझौतों के द्वारा बिटवीन द पार्टनर, सच एज एग्रीमेंट कैन बी। और ये एग्रीमेंट जो है वो कैसे होनी चाहिए? सबसे फर्स्ट है हमारा इम्प्लाइड एग्रीमेंट ओनली, सेकंड है एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट ओनली, थर्ड है एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड एग्रीमेंट और फोर्थ है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट।
तो एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड एग्रीमेंट के साथ हम चले जाएंगे। भैया दोनों होते क्या हैं? एक्सप्रेस्ड होते हैं कि भाई पार्टनरशिप डीड जो है वो उनके बीच में वो मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है, वो एक्सप्रेस में आ जाएगी। इन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वर्ड्स आर यूज टू मैनिफेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, मैनिफेस्ट यानी कि प्रकट करने के लिए जो भी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, समझौता है, जो भी डीड है उसका प्रकट किया जाना चाहिए, विच कैन बी ओरल और रिटर्न, जो कि मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है। और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉर्म्ड आउट ऑफ द डीड्स और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज कंसर्न, ये अपने आप ही बन जाते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये इम्प्लाइड होता है हर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कुछ नियम और शर्तें ऐसी होती है जो ना कही जाती हैं ना बताई जाती हैं, लेकिन फिर भी वो निभाई जाती हैं। इन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड्स आर नॉट यूज टू मैनिफेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे रिसीविंग कैश फ्रॉम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि एटीएम से जब हम कैश निकालते हैं तो वहाँ पे कुछ भी बोला नहीं जाता है। इज़ अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, और ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एक ग्रेट एग्जांपल, यानी कि निभाया जरूर जा रहा है, कार्ड दिया और वहाँ से पैसे निकल आए, तो यही तो काम है ना एटीएम का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 31 के ऑप्शन में आया था फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यहाँ पे पूछा गया है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन डेप्ट पे टिक कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या देखने के लिए निकाला जाता है कि कंपनी जो इंटरेस्ट पेमेंट करेगी, लॉन्ग टर्म डेप्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट करेगी, उस कंपनी का जो प्रॉफिट है ना वो उससे 6-7 गुना होना चाहिए। 6-7 गुना होगा तभी कंपनी अपने ब्याज का भुगतान जो है वो आसानी से कर सकती है। तो फॉर्मूला चला जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, यानी कि लॉन्ग टर्म डेप्ट के ऊपर जो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है उसकी तुलना की जा रही है यहाँ पे कंपनी की अर्निंग से, और ये 6 और 7 टाइम्स जो है वो आइडियल रेशियो माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 में कौन सा रेशियो आया है? यहाँ पे भी यहाँ फॉर्मूला नहीं पूछा गया था, यहाँ सिर्फ रेशो पूछा गया था कि कौन सा ऐसा रेशो है जो प्रॉफिटेबिलिटी का सबसे कम मेज़रमेंट करता है, सबसे नहीं कम नहीं सॉरी बेस्ट मेज़र करता है प्रॉफिटेबिलिटी का। तो यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न ऑन एसेट पे, हमने यहाँ पे टिक किया था। डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑप्शन में आया था, फॉर्मूला डेप्ट बाय इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, करंट रेशियो करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, और टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का यहाँ पे नेम चेंज करके आया था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आज की थी ये हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें जितना हो सके, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।